हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रोफेसर हर्समैन और प्रोफेसर रोदान की जो कि कंबाइंड थ्योरी है, जिसे हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी बोलते हैं, वो लर्न कराऊंगा। देखो, इस थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि कोई भी कंट्री है जो कि अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, उस कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ख़ास करके अगर हम बात करें कि जिस कंट्री में पर कैपिटल इनकम बहुत लो है, सेविंग रेट बहुत लो है, तो यानी कि वहाँ पर पर कैपिटल इनकम कम होने की वजह से ही सेविंग रेट लो है, और सेविंग रेट लो होने की वजह से इन्वेस्टमेंट लो है, और अगर इन्वेस्टमेंट लो है तो एम्प्लॉयमेंट भी लो रहेगी, अगेन डिमांड भी लो रहेगी, यानी कि आप विशेष सर्कल पॉवर्टी में रहेंगे। तो ऐसे कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए जहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, जिस कंट्री में सेविंग रेट कम है, उस कंट्री के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है। तो ये जो मॉडल फोकस करता है कि भैया हर कंट्री के पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, हर कंट्री के पास एक ह्यूज अमाउंट नहीं है कि एक साथ सभी सेक्टर को इन्वेस्टमेंट कर सके। तो उसने जो स्ट्रेटजी दिया हर्समैन ने कि आप अनबैलेंस करके हम ग्रोथ कर सकते हैं। किसी चीज़ को अनबैलेंस कीजिए, फिर उसको बैलेंस कीजिए, तो अनबैलेंस करते करते आप एक पाथ पे चल पड़ते हैं और उस ग्रोथ को, उस टारगेट को अचीवमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे ही अनबैलेंस थ्योरी का एक सिस्टम है, और ये अनिश्चितताओं के दौर में ये बोलता है कि इन बार बार अनबैलेंसेस होगी और फिर बैलेंसेस हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में चलती जाएगी और एक जो ग्रोथ का, जो डेवलपमेंट का टारगेट है, अचीवमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ अनबैलेंसेस ग्रोथ प्रोफेसर रोस्टो और हर्समैन ने दिया था, इसको याद कर लेना, अक्सर पूछा जाता है। फिर बोलता है कि जिस कंट्री में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो उसके लिए हमें भैया कैपिटल चाहिए, और अंडर डेवलप कंट्री में कैपिटल लो है, और लो कैपिटल की वजह से हम विशेष सर्कल पॉवर्टी में बंधे हुए हैं, चाहे सप्लाई साइड हो चाहे डिमांड साइड हो। फिर बात करते हैं कि अगर हमारे पास पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ है। भैया जब अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि आपके पास इनकम ही नहीं है, तो लो लिविंग स्टैंडर्ड आपका लो रहेगा, एजुकेशन लो रहेगा, हेल्थ सेक्टर ठीक नहीं रहेगा, पॉवर्टी की वजह से सारी प्रॉब्लम आएगी, और इसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज रहती है। तो यानी कि अगर हम इन पॉइंटों की बात करें कि अगर आपको ग्रोथ करनी है या डेवलपमेंट करना है, तो भैया आपको इन चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और जब आप किसी कंट्री की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो ग्रोथ होगी कैसे? उसके लिए कहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और पब्लिक के लिए यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट मोटिव होता है, और प्रॉफिट मोटिव तब होगा जब मार्केट में बेटर डिमांड होगी, डिमांड है नहीं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उस कंट्री को ग्रोथ कैसे करेंगे, उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो यही तोड़ता है, किसको तोड़ता है? इस प्रॉब्लम को तोड़ना है, इस विशेष सर्कल को तोड़ना है। और तोड़ने के लिए हर्समैन ने फोकस किया कि हमें इस इकोनॉमी को अनबैलेंस करना पड़ेगा, और जब हम अनबैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। वो कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट में समझाऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला है कि सर प्लीज़ 10 या 20 मिनट्स में आप इसको वीडियो को समराइज़ किए। तो मैं 20 मिनट से पहले आपको समझा दूंगा, बस बने रहेंगे मेरे साथ वीडियो में। हम बात करता है, ये मॉडल कहता है, ये दो सीरीज़ की बात करता है। फ्रेंड, आप पहले सीरीज़ समझ लीजिए। ये कहता है एक कन्वर्जेंस सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे हम CSI लिख सकते हैं, और डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे हम DSI लिख सकते हैं। ये मेरा खुद का समराइज व्यू है। देखो, आपको पहले समझना है सीरीज है क्या। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि आप कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसे हमने दूसरा नाम दिया हुआ है क्या, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, या इसे बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब बताता हूं कैसे। वो कहता है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज इन्वेस्टमेंट होता है, आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्टिव हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव होता है। और ये कहता है, ध्यान देना, आपने इकोनॉमी सुना होगा, तो कहता है कि अगर कन्वर्जेंट जो सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो इकोनॉमिक्स की बात करता है, क्योंकि कहता है कि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज स्टार्ट करता है, यानी कि इसको इकोनॉमिक्स होता है। आपने इकोनॉमिक ऑफिस के सुना होगा, डिस इकोनॉमिक्स वहाँ होता है जो इंटरनली प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या इससे आप समझिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इंड्यूस्ड। ठीक है, दूसरा, पहले आपको सीरीज समझा रहा हूँ फिर आगे बात करता हूँ। फिर बोलता है डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट को वो बोलता है कि इसी को हम भैया ऐसे बोलेंगे, क्या? सोशल ओवरहेड कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसे आप? सोशल ओवरहेड कॉस्ट। इसे हम एसओसी से डिनोट करते हैं, और इसे हम डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डीपीए से डिनोट करते हैं। इतना समझ आ गया? जब आपको ये दो चीज़ें पता हो गई, एसओसी और डीपीए, तो इसको समझिए है क्या। तो एसओसी का मतलब होता है कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट जो गवर्नमेंट बियर करते हैं, यानी कि ये हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ। तो यानी कि डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, इसका मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, और जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट है इसे हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, कहता है कि इन दो इन्वेस्टमेंट ऐसे होने चाहिए एक सीरीज में, एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा एसओसी, और फिर उसके बाद जब सीधी सी बात है, वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो एसओसी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान चलो गवर्नमेंट एक प्लाटिंग करती है, गवर्नमेंट रोड बना देती है, हाईवे बना देती है, इरिगेशन फैसिलिटी दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी दे देती है, पार्क बना देती है। ठीक है, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट ने एसओसी किया, उससे क्या होगा? वहाँ पर बड़ी बड़ी फर्में आएंगी, नई कंपनियाँ आएंगी, न्यू इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अगर एक रोड बना दिया तो रोड के किनारे लोग शॉप खोल लेंगे, दुकान खोल लेंगे, एक दुकान खुलते ही दूसरी दुकान खुल जाएगी, तीसरी दुकान खुल जाएगी, तो एक दूसरे से लिंक बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पर बैंक भी आ जाते हैं, वहीं पर टेलीकॉम कंपनियाँ भी आ जाएंगी, मेडिकल सेक्टर भी आ जाएगा, स्कूल भी बन जाएगा, एजुकेशन भी हब भी बन जाएगा। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी कंट्री को ग्रोथ करने के लिए उसने सिंपल बताया कि भैया या तो गवर्नमेंट आगे आए या तो प्राइवेट आगे आए, दोनों सीरीज का चलना जरूरी है, डीपीए और एसओसी का। लेकिन डीपीए क्या होता है कि तभी होगा जब एसओसी हो जाएगा। तो अगर एसओसी होगा तो डीपीए की मांग करेगी। जैसे मान चलो कोई कॉलोनी, प्राइवेट कॉलोनी बस गई, तो लोग वहाँ पर रोड की मांग करेंगे, नाली की पानी निकास की मांग करेंगे, इरिगेशन की मांग करेंगे, या वहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो जाएगी, बैंक की डिमांड हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर आना पड़ेगा। यानी कि प्राइवेट आएगा तो ऐसे डिमांड होगी कि एसओसी हो जाएगी, और एसओसी हो जाएगी तो प्राइवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दो चीज़ समझ में आ गया। तो फिर आपको समझना है कि इससे डेवलपमेंट कैसे होगा। तो पहले आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, कि सीरीज़ का मतलब, कन्वर्जेंट सीरीज़ का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जिसे हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, और डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे हम सोशल ओवरहेड कॉस्ट या इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे। ठीक है, अब इन दो चीज़ों को देखिए, इन दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनबैलेंस करके ग्रोथ कैसे बात करता है। वो ये कहता है, चलो हम बात करते हैं अनबैलेंस विद एसओसी।
पहले वो एसओसी की बात करता है, अनबैलेंस कर देता है। एसओसी मतलब होता है कि मान के चलो गवर्नमेंट पहले इन्वेस्टमेंट करती है, अनबैलेंस कर दिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में, या किसी एरिया को ले लो कि गवर्नमेंट पहले किसी एक एरिया में प्लाटिंग कर देती है या वहाँ पर रोड बना देती है या हाईवे बना देती है, तो धीरे धीरे वही एरिया डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उस एरिया में और भी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि तो कहने का मतलब है कि अनबैलेंस विद एसओसी, तो इकोनॉमी अनबैलेंस हो जाएगी। और फिर अनबैलेंस विद डीपीए, तो अनबैलेंस विद डीपीए का मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इन दोनों की वजह से एक पाथ चलता है जिसे हम पाथ ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, उस केस में चलता जाएगा। जैसे वो कहता है एसओसी टू डीपीए, अगर पहले एसओसी आ जाता है तो डीपीए आएगा। इसे हम डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी एसओसी बोलते हैं, इसको याद रखना। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऐसी चीज, प्लीज। ओके, एसओसी से डीपीए। और अगर हम डीपीए टू एसओसी जाते हैं कि पहले डीपीए आएगा, पहले प्राइवेट आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फिर गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज एसओसी। मतलब ये निम्नतम मार्ग है, ये अधिकतम मार्ग है, ये तेज़ी से चलता है, ये धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलेगा। क्योंकि देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने में टाइम लगता है। जब प्रॉफिट मोटिव होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जब मार्केट लगता है कि बूम करेगा तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। तो कहना सिंपल ये है कि पाथ ऑफ डेवलपमेंट में एसओसी टू डीपीए, डीपीए टू ऐसे चलना पड़ता है। लेकिन इसको समझाने के लिए आपको मैं ग्राफिकल समझाता हूँ। एक कहता है डीपीए कॉस्ट है फ्रेंड, एग्जाम्पल लेता है ये एसओसी कॉस्ट है, ठीक है। ए बी बी ये क्या है, आइसो कॉन्ट है, ठीक है, आइसो कॉन्ट है। मान के चलो आपकी इकोनॉमी ए पॉइंट पे है, तो वो जो पाथ की बात करता है वो बोलता है कि अगर सबसे पहले गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ए से ए पे आ गई, तो क्या होगा इस केस में जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होगा तो डीपीए भी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना ये शॉर्टेज हो जाएगा, देखो, ठीक है, लेकिन होगा। ओके, और इस केस में बी की वजह से फिर आप अगला इन्वेस्टमेंट होगा तो बी डैश पहुंचेगा, तो ये सी पे ला देगा डीपी। और अगर हम इस पाथ को पकड़ते हैं कि अगर ए से बी या बी पे आते हैं, ओके, बी डैश, तो फिर इकोनॉमी ये एसओसी कॉस्ट इंक्रीज करेगा, अधिकतम होगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर अगेन बी से आप सी पे आएंगे तो आप इस सी डैश पे ला देगा। तो यानी कि ये प्रक्रिया आपकी चलती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो डीपीए एसओसी इक्वलिटी लेते जाएंगे और हम दिखाएंगे कि इनिशियल सिचुएशन में हमारी यहाँ थी, अभी हम यहाँ पर आ गए। तो दोनों इकोनॉमी पहले अनबैलेंस हो रही है और बाद में वो इकोनॉमी को बैलेंस करते चल रही है। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक सरल तरीका है। आपने पढ़ा होगा ये बिजनेस साइकिल्स, ये ग्राफ पढ़ा होगा, ये एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी पढ़ा होगा आपने। तो फ्रेंड किसी ने बताया कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर है बूम है और यहाँ पर है रिसेशन है, यानी कि जब तेज़ी रहती है तो ऑटोनोमस, इस केस में क्या होगा, एक टाइम के बाद डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीक पॉइंट आता है तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन होता है, मतलब नीचे आता है, रिसेशनरी। एक टाइम के बाद डाउन होता है, ये रिसेशन सिचुएशन होती है। इस केस में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, रिकवरी होता है तो बढ़ता है। तो ये जो अप्स डाउन है, तो अब हम इस पीक से यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। जब हम इसको मिलाते हैं फ्रेंड्स, इसको ही मिलाते हैं, तो क्या बोलता है ये ग्रोथ की बात करता है। एक दिन में इतना ग्रोथ नहीं होगा, तो वो कहता है कि अप्स एंड डाउन आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन अंततः आप ग्रोथ करेंगे।
डेवलपमेंट प्रोसेस में आ जाएंगे। तो कहता है कि अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट प्रोसेस करना है, ग्रोथ करना है, तो उसको अनबैलेंस इकोनॉमी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इस मॉडल ने दो चीज़ों पर फोकस किया है कि अनबैलेंस करके हम ग्रोथ कर सकते हैं। अनबैलेंस करने के लिए या तो गवर्नमेंट आके पहले इन्वेस्टमेंट करे तो प्राइवेट आएगा, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। तो दोनों का इंटरलिंक करने की बात करता है, यानी कि हम इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि जो सीरीज चलेगी अप्स डाउन होगा, झटके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये आती है फ्रेंड कि ये डीपीए या सोसाइटी डेवलपमेंट होगा तो इसके लिए क्या इफेक्ट आएगा, तो वो बात करता है टोटल लिंकेज इफेक्ट की। किसकी बात करता है? टोटल लिंकेज इफेक्ट की। अब बोलोगे सर ये क्या इफेक्ट होता है, तो वो दो तरह के इफेक्ट की बात करता है, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट एंड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट। सुना होगा आपने, इसको हम फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट बोलते हैं और बैकवर्ड इफेक्ट। ऐसी प्रक्रिया जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करती है, आगे ले जाती है, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट होगा। और ऐसी प्रक्रिया जो इकोनॉमी को बैक ले जाती है उसे हम बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट बोलते हैं। तो दोनों के इफेक्ट को मिला करके टोटल लिंकेज इफेक्ट बोलेंगे। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड इफेक्ट है ये अनबैलेंसेस ग्रोथ से रिलेटेड है, और डीपीएसओसी तो है ही है, या कन्वर्जन और डाइवर्जन सीरीज तो है ही है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट किस में किया जाए। हर्समैन रोदान ने इस चीज़ को फाइंड किया कि ठीक है, अगर अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, ठीक है, आपकी सीरीज सही है, एसओसी से डीपीए सही है कि हम पहले एसओसी है, लेकिन गवर्नमेंट किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, कौन से इंडस्ट्री में पहले लगाए। अगर एग्रीकल्चर लगाती है तो उसमें इनपुट चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड चाहिए, केमिकल चाहिए, वो सब कहाँ से आएगा। अगर इंडस्ट्री में लगाती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब है कि किस सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया जाए जिससे कि फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट हो। फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड थोड़ा समझाता हूँ आपको। मान के चलो थोड़ी देर के लिए यार, यहाँ पर कोई स्पेस है, एक शॉप खुल जाती है और शॉप के आसपास एरिया जो है गवर्नमेंट शॉप हो जाती है, एक स्कूल गवर्नमेंट खोल देती है, स्कूल के पास छोटे छोटे और भी दुकानें खुल जाती हैं। फिर स्कूल के बाद आते आते धीरे यहीं पर LIC ऑफिस खुल जाता है, LIC ऑफिस कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आ जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इस एरिया का रोड हाईवे निकल जाता है, एरिया डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये एरिया बहुत ही विकसित हो जाती है। तो इस तरह से चलता है बाहर की तरफ और धीरे धीरे वो एरिया बहुत डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों का इफेक्ट है एसोसिएशन डीपीए, इसे बोलते हैं फ्रेंड फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट। अगर अंदर की तरफ आकर के मोड़ दे उसे बोलेंगे बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट। तो हमें ऐसी प्रक्रिया अडॉप्ट करना है कि जो टोटल लिंकेज इफेक्ट कर दे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जो बैकवर्ड लाएंगी, कुछ चीज़ें हैं जो फॉरवर्ड। तो इसके लिए हर्समैन ने दिया कि लास्ट इंडस्ट्री फर्स्ट, जो लास्ट इंडस्ट्री उसको पहले लगाया जाए। ठीक है, लास्ट इंडस्ट्री मतलब कि पहले आयरन इंडस्ट्री लगाई जाए। मान लें आयरन इंडस्ट्री से फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड और भी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी। मान लें एक जूता की फैक्ट्री लगाते हैं तो जूता की फैक्ट्री बनेगी फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से और भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल है कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात करता है। ऐसी इंडस्ट्री जिसको हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स को बाहर को, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करता है। और जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन खुद ही उस चीज़ को बढ़ाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट एक्सटेंड होगी, मार्केट का एक्सपेंशन होगा। तो किन बाकी मेरा जो कंक्लूजन आपके लिए इस थ्योरी में ये है फ्रेंड कि थ्योरी अनबैलेंस करके डेवलपमेंट करने की बात करती है। अच्छा, फिर इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म पॉइंट भी आते हैं फ्रेंड्स। तो क्रिटिसिज्म पॉइंट में आप ये कहेंगे कि हर थ्योरी का कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो ये कहता है फ्रेंड, इस थ्योरी का जो मेन क्रिटिसिज्म पॉइंट ये है कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि डीपी और एसओसी को पहचानना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट के पास इतना हाईटेक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात कहता है कि माइग्रेशन इतना अलाउ नहीं होता है कि आप एक, ठीक है, और साथ के साथ अनबैलेंस करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है।
और फैक्टर मोबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है। कुल मिला के इस थ्योरी के जो एजम्पशंस है उसको आप रिवर्स कर देंगे तो आपका क्रिटिसिज्म के पॉइंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको सिंपल इतना बताया कि किस तरह से आप हर्समैन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किया, ग्रोथ की बात किया, और ये एसओसी डीपीए एसओसी जा करके किस तरह से दोनों एक सेक्टर को अनबैलेंस से बैलेंस करने की बात करता है। ठीक है, तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज मी एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।